हेलो वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम एपिसोड नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं और आज का सेशन थोड़ा सा ट्रिकी है बट आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग वेरी परफेक्ट वे। सो आप सब जितने भी एमसीक्यूज हैं अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इस सेशन से, इस एपिसोड से ना सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होगी बट साथ में इस चैप्टर की रिवीजन भी एक तरह से हो जाएगी और जो भी एमडीकेट और पास पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी इस एपिसोड के अंदर शामिल किए गए हैं। तो आई होप आप इसको सीरियस लेकर सुने। तो आज हम एवोल्यूशन चैप्टर के 50 क्वेश्चन को डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे, लेकिन ध्यान रहे आपको आपको कि हम सिर्फ ट्रिक की मार्क्स नहीं लेंगे, मतलब सिर्फ ट्रिक नहीं करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड इन अ क्लियर वे। हर कॉन्सेप्ट को हम छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करेंगे ताकि एमडीकेट में चाहे सवाल आपको घुमा फिरा कर आए, आपका जवाब कभी भी गलत ना हो। तो जल्दी से पिन ड्रॉप साइलेंस और चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, ये सारी इंस्ट्रक्शन हुए हैं आपके पास, आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आई हैव अ शॉर्ट टाइम सो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। फर्स्ट एमसीक्यूज है, द सीरीज ऑफ चेंजेस इन द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर टाइम इज कॉल्ड डैश। हाँ जी, तो बच्चों इसका जवाब क्या होगा? रेवोल्यूशन, एवोल्यूशन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, सक्सेशन। बच्चों इसका जवाब जो होगा आपके पास वो एवोल्यूशन होगा। देखिए सिंपल सी बात है, जब हम कहते हैं एवोल्यूशन तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि टाइम के साथ पॉपुलेशन का जीन्स में बदलते जाना। ठीक है, अगर आज की पॉपुलेशन के जीन्स 2 साल बाद बदल जाते हैं तो वही आपके पास एवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन होता है अचानक से बदल जाना, जो ऑप्शन ए है ना रेवोल्यूशन, उसका मतलब है अचानक से बदल जाना। बट एवोल्यूशन में हम पढ़ चुके हैं जीन्स जो होती हैं वो 100 साल बाद आपके पास इवॉल्व करती हैं, चेंज करती हैं, बदल जाती हैं। ठीक है, और जो आपके पास पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात करें, जो ऑप्शन बी है, देखिए पॉपुलेशन जेनेटिक्स इस एवोल्यूशन की स्टडी का नाम है। वेन एवर यू से द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन यू विल कॉल इट पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो याद रखें, जेनेटिक जो जेनेटिक बदलाव होता है ओवर टाइम, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं एवोल्यूशन। सो राइट ऑप्शन शुड बी सी, एवोल्यूशन। Second, the product of evolution is option A ecosystem, option B community, option C biome, option D species। हाँ जी, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? चले देखते हैं। देखें, एक बात आप हमेशा याद रखें, एवोल्यूशन का अल्टीमेट गोल या फाइनल रिजल्ट क्या है? ठीक है, मुझे बताएं कि एवोल्यूशन का जो अल्टीमेट गोल होता है या फाइनल रिजल्ट होता है वो क्या होता है? एग्जैक्टली, न्यू स्पीशीज का बनना। ठीक है, जब एक पॉपुलेशन अपनी इन्वायरमेंट में इतना बदल जाती है कि वो पुरानी पॉपुलेशन से रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकती, तो एक नई आपके पास एक नई स्पीशी आती है जो वो पुरानी पॉपुलेशन से आपके पास क्या करती है? उसको रिप्लेस करती है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है आपके पास इकोसिस्टम, कम्युनिटी, बायोम, ये सब इकोलॉजी के टॉपिक्स हैं, इनका एवोल्यूशन के प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं। तो हमेशा ये इस बात को याद रखना है कि जब भी एक पॉपुलेशन अपना एनवायरनमेंट में इतना बदल जाती है कि वो पुरानी पॉपुलेशन से रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकती, तो वो एक नई स्पीशी बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? स्पीशीज। तो राइट ऑप्शन, द प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन शुड बी स्पीशीज। आगे आपके पास है, हु डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ natural selection essentially identical to Darwin's? Option A Hardy Weinberg, option B Malthus, option C Alfred Wallace, option D Lyell। ये फैक्ट है और यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपके पास? अल्फ्रेड वेलेस। इसमें कोई भी ट्रिकी पॉइंट नहीं थी, कोई भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट नहीं थी। ऐसे एमसीक्यूज को हम बोलते हैं फैक्ट। ठीक है, हमेशा याद रखें, डार्विन को हम हीरो तो मानते हैं लेकिन एक और बंदा था जिसका नाम था अल्फ्रेड रोजेल वेलेस, पूरा नाम है इसका।
वैसे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ लिखा हुआ है अल्फ्रेड वेलेस। तो उसने साउथ ईस्ट एशिया में काम किया और बिल्कुल वही चीज सोची जो डार्विन ने सोची थी। डार्विन ने क्या सोचा? डार्विन ने 20 साल तक अपना काम छुपा के रखा था, लेकिन जब वेलिस के लेटर आया डार्विन के पास तो दोनों ने मिलके ये इसको प्रेजेंट किया। ठीक है, तो एसेंशियली आइडेंटिकल थ्योरी जो थी वो आपके पास किसकी थी? वेलिस की थी। इस चीज को आप याद रखें, ये एक फैक्ट है आपकी जो टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है। आगे देखें, आगे कौन सा है, इसको रीड करें। तो आपके पास जो फोर्थ एमसीक्यू है उसके अंदर लिखा हुआ है दैट ऑल ऑफ फॉलोइंग आर रिलेटेड टू एवोल्यूशन एक्सेप्ट। ऑप्शन ए है चेंज ओवर टाइम, ऑप्शन बी है मसल्स हाइपरट्रॉफी, ऑप्शन सी है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी इज ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। बहुत ही इजी है आपके पास, बहुत ही ज्यादा इजी है। फोर्थ नंबर, यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें एक्सेप्शन ढूंढना है, वो चीज ढूंढनी है जो एवोल्यूशन से रिलेट नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा दैट शुड बी मसल्स हाइपरट्रॉफी। ठीक है बच्चे, देखें, अगर आप जिम जाते हो और आपके बाइसेप्स बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, तो क्या आपके बच्चे या आपके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जब वो आते हैं दुनिया में, क्या उनके भी बाइसेप्स जो होते हैं वो आप ही जैसे होते हैं? हाँ जी, नहीं ना, क्योंकि अक्वायर्ड कैरेक्टर है ये आपके पास, ये आपके जीन्स यानी डीएनए में चेंज नहीं लाता। अगर हम जिम करते हैं, हम अपनी बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, बाइसेप्स बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे बच्चे होंगे वो भी उनमें ऑलरेडी आपके पास सेम बॉडी होगी हमारी तरह। ये बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली अक्वायर्ड कैरेक्टर से होता है और ये आपके पास जीन्स डीएनए में चेंज नहीं लाता। जब तक डीएनए नहीं बदलेगा एवोल्यूशन नहीं होगा। जब तक चेंजिंग नहीं आएगी जीन के अंदर तब तक आपके पास एवोल्यूशन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? मसल्स हाइपरट्रॉफी। जबकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है, बैक्टीरिया में एक जेनेटिक चेंज लाता है, इसलिए वो एवोल्यूशन है। तो जो चीज जीन्स चेंज नहीं करती वो एवोल्यूशन नहीं है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिफ्थ में देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, देयर इज नो एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गिल्स ड्यूरिंग embryogenesis of mammals. Option B, all plants with animal cell are totipotent. Option C, ontogeny repeats phylogeny. Option D, stem cells are specialized cell. तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ। साइंटिस्ट का नाम जो कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लेक्चर के अंदर, साइंटिस्ट का नाम है हैकल, या सिंपली बताऊं हैकल थ्योरी। हाँ जी, अब मुझे राइट ऑप्शन चूज करके बताएं। आपके पास एक साइंटिस्ट था, बल्कि ये जो आपके पास पॉइंट है ना, ये बेसिकली आपके पास आती है हैकल थ्योरी के अंदर। ठीक है, हैकल थ्योरी के अंदर तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में है कि हैकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ओंटोजेनी होता है, या हैकल थ्योरी थी वो क्या थी आपके पास? वो थी ओंटोजेनी रिपीट्स। अगर किसी को नहीं पता तो काइंडली इन चीज़ों को नोट करते रहें। बाय चांस अगर आ जाए तो एटलीस्ट वहां पर आप चुपचाप तो ना बैठे, करेक्ट ऑप्शन चूज करें। ठीक है, तो हैकल थ्योरी, ये बेसिकली जो आपके पास क्वेश्चन है वो हैकल थ्योरी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर एक वर्ड आपको नजर आ रहा होगा दैट इज ओंटोजेनी। अब सर ओंटोजेनी का मतलब क्या है? देखिए, ओंटोजेनी मतलब है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और फाइलोजेनी का मतलब है स्पीशीज की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। यहाँ पर दो वर्ड आपको नजर आ रहे, वन इज ओंटोजेनी एंड द सेकेंड वन इज फाइलोजेनी। मैं तब तक आपके पास चीज़ों को छोड़ूंगा नहीं तब जब तक आप उसमें उस चीज़ को गेन नहीं कर पाते। ओंटोजेनी का मतलब क्या है आपके पास? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो,
मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, उसका डेवलप होना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और फाइलोजेनी का मतलब क्या है? फाइलोजेनी का मतलब है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज की स्पेल ये है, ये नहीं है ऊपर वाली, ठीक है। तो ये है आपके पास मतलब, सो ओंटोजेनी मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, और फाइलोजेनी मतलब है स्पीशीज की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अब इसका जो टोटल मतलब ये है कि जब इंसान का बच्चा माँ के पेट में डेवलप होता है तो वो अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिपीट करता है। जैसे पहले गिल्स जैसी स्ट्रक्चर आती थी जो आपके बुक्स में फिगर भी बनी हुई है, वहां से हम इवॉल्व हुए। तो सिमिलरली ये आपके पास जो देख रहे हैं ये बेसिकली आपके पास क्या होती है, वो अपनी एवोल्यूशन हिस्ट्री को रिपीट करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर गलत होगा, क्यों? यहाँ पर ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गिल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ मैमल्स। दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि मेमल्स के एम्ब्रियो में गिल्स के एविडेंस मिलते हैं, जो आके आपके बुक्स में लिखा भी हुआ है, आपके बुक्स में फिगर भी बनी हुई है, वहां पर नाम सारे मेंशन है। तो इट्स मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हैगल थ्योरी ने कहा था कि ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। इफ अ मदर हैव अ बेबी in his abdomen, in his uterus, it means that he or she can repeats its evolutionary history. So this is all about that ontogeny repeats phylogeny. The right option should be C. Sixth देखें MCQs. He was not vocal for the idea of evolution. ऑप्शन ए है एरिस्टोटल, ऑप्शन बी है लेमार्क, ऑप्शन सी है लीनियस, ऑप्शन डी है डार्विन। बहुत ही इजी आपके पास ये तो। आई थिंक आपने बिना देखे बता दिया होगा, एंड ऑलमोस्ट सबने सही बताया। दैट शुड बी राइट ऑप्शन विल बी सी, लीनियस, ठीक है। बट मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखिए लीनियस ने हमें क्लासिफिकेशन दी, टैक्सोनॉमी पता है ना आपको, लेकिन वो खुद मानता था कि स्पीशीज कभी चेंज नहीं होती। लीनियस ने खुद क्या किया था, क्लासिफिकेशन दी थी जिसको हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमी के नाम से, बट वो खुद नहीं मानता था, ठीक है। वो खुद क्या मानता था, वो खुद मानता था कि जो स्पीशीज है वो कभी भी चेंज नहीं होती। गॉड ने उन्हें जैसा बनाया है वैसा ही है। इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ फिक्सिटी। याद है आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एवोल्यूशन चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया गया था द थ्योरी ऑफ फिक्सिटी, फिक्सिटी, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो एवोल्यूशन के आइडिया में आपके पास कार्ल्स लीनियस नहीं आता। इन्होंने बेसिकली टेक्सोनॉमी की क्लासिफिकेशन हमें दी थी, लेकिन वो खुद मानते थे कि स्पीशीज कभी भी चेंज नहीं होती। गॉड ने उन्हें जैसा बनाया है वैसा ही है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ फिक्सिटी। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्योरी ऑफ फिक्सिटी से रिलेटेड। सेवेंथ में देखें, इट इज नॉट ट्रू अबाउट एवोल्यूशन। ऑप्शन ए है इट इज अ स्लो एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, ऑप्शन बी है एवोल्यूशन doesn't leave observable signs, option C है evolution transforms life on earth, and option D है evolutionary relationship among organisms are reflected in their DNA। तो कौन सी स्टेटमेंट अबाउट एवोल्यूशन सही नहीं है? बताता हूं मैं। देखिए आप सब बच्चे सोचें, अगर एवोल्यूशन होता है तो क्या कोई सबूत नहीं होता? आप लोग सोचें कि अगर एवोल्यूशन होता है तो क्या कोई सबूत नहीं होता? बहुत सारे सबूत है आपके पास, लाइक फॉसिल्स, डीएनए सिमिलरिटीज, वेस्टिजल ऑर्गन्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये सारी हमने पढ़ी है, ठीक है। तो ये सब ऑब्जर्वेबल साइन है कि एवोल्यूशन पॉसिबल है, एवोल्यूशन होती है। तो ये स्टेटमेंट जो आपके पास है ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कि एवोल्यूशन डजंट लीव ऑब्जर्वेबल साइन, मतलब
एवोल्यूशन मतलब एवोल्यूशन होती है तो हमें पता नहीं चलता, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। क्या ऐसी बात लिखी हुई आपके टेक्स्ट बुक के अंदर? नहीं लिखी हुई। आपको पढ़ाए गए थे सबूत, यानी प्रूफ ऑफ द एवोल्यूशन। आपको पढ़ाया गया था फॉसिल्स फ्यूल, आपको पढ़ाए गए थे डीएनए सिमिलरिटीज, आपको पढ़ाए गए थे वेस्टिजल ऑर्गन्स। ये सारे आपके पास जो है वो हमारे एंसेस्टर्स से हमें ये मैच करवाता है, ये बताता है कि आपके पास कि हम उन्हीं से इवॉल्व हुए हैं। तो हमारे पास प्रूफ और ऑब्जर्वेबल साइन प्रेजेंस है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? वो होगा रॉन्ग। दैट मीन नॉट ट्रू अबाउट एवोल्यूशन। आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, इट इज आल्सो द योर बुक पॉइंट। देखें, ये कह रहा है कि लाइफ स्टार्ट अबाउट। अब बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं, अगर हमें नहीं पता हो देन हाउ शुड वी नो दैट यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या चूज करें? बट फॉर मी एंड फॉर यू, आई वांट टू सजेस्ट यू दैट यू शुड राइट such type of MCQs on your notebook or any sticky notes, ताकि जब आप वो पेज पढ़े या वो चीज रिवाइज करें तो आपको एक बार माइंड के अंदर क्लिक हो कि मैंने ये चीज कहाँ पर पढ़ी है। और अगर वो चीज आ जाए एमटेकेट में तो एटलीस्ट यू हैव द चांस कि आप उस एमसीक्यू को सही कर पाए। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताऊं तो आप वो चीज अपनी नोटबुक में जरूर लिखा करें। देखें, एक एक आपके पास सिंपल सी ट्रिक है। अर्थ की एज आपके पास क्या है? अर्थ की एज आपके पास क्या है? अर्थ की एज जो आपके पास है वो है 4.5 बिलियन ईयर्स, है ना? 4.5 बिलियन ईयर्स। पहले 1 बिलियन साल तक अर्थ पर सिर्फ आग और पानी था। पहले 1 बिलियन साल तक, 1 बिलियन ईयर्स अगो, जो आपके पास अर्थ थी वहां पर क्या था? वहां पर दो चीजें थी, एक वाटर था और दूसरी आग ही आग थी। फायर एंड फायर एवरीवेयर। ठीक है। अब क्योंकि आपके पास हर तरफ आग और पानी थी तो लाइफ पॉसिबल नहीं थी। जब अर्थ आपके पास क्या हुई? कूल अप हुई तो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले फर्स्ट लाइफ आई, जो थी आपके पास सिंपल बैक्टीरिया, जिसको हम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। तो वो बेसिकली आपके पास 3.5 बिलियन ईयर्स अगो आए थे अर्थ पर। जब आपके पास अर्थ क्या हुई? अर्थ कूल अप हुई, वो ठंडी हुई, तब जाकर आपके पास प्रोकैरियोट्स आए थे। तो यहाँ पर जो लाइफ स्टार्ट हुई थी वो कूल अप होने के बाद फर्स्ट लाइफ स्टार्ट हुई थी। और ये जो है आपके पास राइट ऑप्शन यहाँ पर दैट शुड बी सी। नाइन्थ में देखें, लेमार्क प्रेजेंटेड अ मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन। ऑप्शन ए हाउ अर्थ फॉर्म, ऑप्शन बी हाउ स्पेसिफिक एडॉप्शन इवॉल्व, ऑप्शन सी हाउ लाइफ स्टार्टेड, ऑप्शन डी हाउ लाइफ चेंज। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा विथ रिगार्डिंग टू द लेमार्क? देखिए, लेमार्क ये नहीं बता रहा था कि लाइफ कैसे शुरू हुई। ठीक है, लेमार्क का मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था। डार्विन हमने पढ़ा, लेमार्क पढ़ा, फिर हमने दूसरे कार्ल लिनियस पढ़े, अल्फ्रेड वेलेस की कुछ चीजें हमने सारी कवर की। तो लेमार्क का मैंने आपको बताया था। ठीक है। और लेमार्क, ये चीज आप नोट कर दीजिए कि लेमार्क साइंटिस्ट हमें ये नहीं बता रहा कि लाइफ कैसे शुरू हुई, वो ये बता रहा था कि जो ग्राफ की लंबी नेक क्यों है, ग्राफ की लंबी नेक जो है वो क्यों है, कबूतर के विंग्स क्यों हैं, मतलब किसी एक खास एडॉप्शन के मैकेनिज्म क्या है। उसने कहा था यूज एंड डिसयूज, पता है ना आपको? यूज एंड डिसयूज। तो यूज एंड डिसयूज होता है इनके अंदर, तो वो स्पेसिफिक एडॉप्शन की बात कर रहा था। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो नहीं बता रहा था कि अर्थ कैसे इवॉल्व हुई, ये नहीं बता रहा था कि जिंदगी या लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, ये नहीं बता रहा कि लाइफ कैसे चेंज हुई। वो ये बताता है कि हाउ स्पेसिफिक एडॉप्शन इवॉल्व। स्पेसिफिक एडॉप्शन के मतलब है उसने मोस्टली एक ही एनिमल का जो है वो आपके पास लिया था, जो आपके पास आई थिंक ग्राफ था। ठीक है। तो बेसिकली उसने ग्राफ की लंबी नेक क्यों है उसके बारे में बताया था। कबूतर है आपके पास, उसके पास विंग्स क्यों नहीं होते, उनके बारे में बताया। तो ये जो आपके पास बता रहा था वो बेसिकली स्पेसिफिक एडॉप्शन है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? वो होगा बी। 10 देखें, 10th एमसीक्यूज।
Which statement is contradictory to Lamarckism? Option A, acquired characteristics can be passed to offsprings. Option B, extensive usage cause hypertrophy. Option C, disuse cause atrophy. Option D, acquired characteristics can't be inherited. ये भी आपके पास लेमार्क से रिलेटेड है। लेमार्क का पूरा थ्योरी क्या था आपके पास? लेमार्क की जो पूरी थ्योरी थी वो थी आपके पास इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये थी लेमार्क की थ्योरी। तो लेमार्क का पूरा थ्योरी ही आपके पास इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर पर खड़ा है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि अक्वायर्ड कैरेक्टर जैसे ब्लैक स्मिथ के बाइसेप्स इनहेरिट नहीं होते तो मैं सीधा लेमार्क को गलत प्रूव कर रहा हूं। तो ये स्टेटमेंट लेमार्क के खिलाफ यानी कॉन्ट्राडिक्टरी है। कौन सी है आपके पास? दैट शुड बी ऑप्शन डी, दैट अक्वायर्ड कैरेक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड। लेमार्क ने कहा था आपके पास जो अक्वायर्ड कैरेक्टर है वो इनहेरिट हो सकते हैं। मतलब अगर मैं आपके पास एक बिजनेसमैन हूं या अगर मैं फिजिकली बात करूं, मैं एक फिट हूं, एक बॉडी बिल्डर हूं, मतलब बाइसेप्स हैं, ठीक है, दैट मीन मेरे बच्चे जो होंगे उनमें भी आपके पास वो जब पैदा होंगे तो उनमें भी बाइसेप्स ऑलरेडी होंगे। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ब्लैक स्मिथ के बारे में, अगर मैं कहता हूं कि अक्वायर्ड कैरेक्टर जैसे ब्लैक स्मिथ का बाइसेप्स इनहेरिटेड नहीं होते तो मैं सीधा लेमार्क को गलत प्रूव कर रहा हूँ, तो मैं लेमार्क के खिलाफ जा रहा हूँ। तो वही आपसे पूछा गया है व्हिच स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू लेमार्किज्म। लेमार्किज्म आपके पास एक थ्योरी थी जो लेमार्क ने दी थी और उसके खिलाफ पॉइंट क्या है, उसके कॉन्ट्राडिक्ट पॉइंट क्या है, वो थी आपके पास ऑप्शन डी। ठीक है, 11th में आपके पास which of the following is not an example of disuse of organ? कौन सा disuse of organs के बारे में एग्जाम्पल नहीं मेंशन? ऑप्शन ए है स्नेक्स फीट, ऑप्शन बी शेडिंग ऑफ टीथ, ऑप्शन सी मसल एट्रोफी एंड ऑप्शन डी इज मूवमेंट ऑफ ईयर। हाँ जी, वेल डन, यू आर राइट, आप सब सही हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो मैं अब बताने से पहले मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखें, डिसयूज, जो डिसयूज का मतलब होता है उस यूज ना करना। ठीक है, एक होता है यूज, दैट मीन कोई चीज इस्तेमाल करना। डिसयूज का मतलब है यूज ना करना, इसलिए खत्म हो गए। ठीक है, डिसयूज का मतलब है यूज ना करना, इसलिए वो चीज खत्म हो गई। जैसे हमने ईयर हिलाना बंद कर दिया तो ईयर मसल्स छोटी हो गई। ठीक है, सांप के जो एंसेस्टर थे, स्नेक्स के जो एंसेस्टर्स चल आपके पास क्या थे, चलते थे पहले, फिर रेंगने लगे तो फीट आपके पास क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, लेकिन बच्चों जो दूध के दांत का गिरना एक नेचुरल प्रोसेस है, एज के साथ होता है, ये डिसयूज की वजह से नहीं होता। इसलिए जो शेडिंग ऑफ टीथ है यहाँ आपके पास राइट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जो आपके हमारे जो दांत होते हैं ना, मिल्क टीथ हम कहते हैं, ठीक है, वो एज के हिसाब से वो गिरते हैं। जब आप एमबीबीएस में आएंगे ना तो वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा क्यों गिरते हैं, क्या रीजन है पीडीएस वालों को। बट यहाँ पर आपको सिंपली बता दूं कि शेडिंग ऑफ टीथ डिसयूज की वजह से नहीं गिरते। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट शुड बी ऑप्शन बी। 12 देखें, विच इज नॉट रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ यूज एंड डिसयूज। कौन सा रिलेट नहीं करता यूज एंड डिसयूज के आइडिया से? ऑप्शन ए है एक्सटेंसिवली यूज्ड बॉडी पार्ट बिकम लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। ऑप्शन बी है डिसयूज्ड बॉडी पार्ट्स डिटोरेटेड एंड ऑप्शन सी है बिगर बाइसेप्स ऑफ ब्लैकस्मिथ। ऑप्शन डी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीट्स प्रेजेंट इन फिंचेस। हाँ जी, बहुत ही ईजी है, चले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेमार्क कहता था कि ग्राफ ने नेक स्ट्रेच किया इसलिए उसकी नेक क्या हो गई, लंबी हो गई। ब्लैक स्मिथ अपने हाथ यूज करता था
इसलिए बाइसेप्स बड़ी हो गई, ठीक है। लेकिन डार्विन की फिंचेस उनकी बीक छोटी या बड़ी जेनेटिक्स वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से नहीं हुई। आई एम सो सॉरी, आई मीन हुई है, ठीक है। मैं अगेन बता दूं कि बीक जो आपके पास डार्विन ने फिंचेस जो फाइंड की थी ना, डिस्कवर की थी आइलैंड पर, तो उनकी जो बीक्स जो थी वो आपके पास छोटी या बड़ी जो थी, कुछ फिंचेस की बीक जो थी वो बड़ी थी, कुछ फिंचेस की जो बीक थी वो आपके पास क्या थी, छोटी थी, कुछ की बड़ी थी, कुछ की छोटी थी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपके पास बीक का छोटा होना या लंबा होना, बड़ी होना, ये जेनेटिक वेरिएशंस और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुआ है, ये यूज या डिसयूज की वजह से नहीं हुआ। तो जो डी ऑप्शन है ना, वो लेमार्क के जो आपके पास पॉइंट था यूज एंड डिसयूज से, वो उस आइडिया से रिलेट नहीं करता, ठीक है। डार्विन ने बताया था ये जो फिंचेस है कुछ के अंदर आपके पास जो है वो क्या है, बड़ी हैं, कुछ के अंदर छोटी हैं। ये यूज या डिसयूज की वजह से नहीं है, ये यूज या डिसयूज की वजह से नहीं है, बल्कि डार्विन ने कहा था ये जो आपके पास है इसके दो मेन रीजन है। एक इनका जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक चेंजेस, और दूसरा इसमें क्या था आपके पास, वो था नेचुरल सिलेक्शन। चले नमाज ब्रेक लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 13th MCQs, ठीक है। 13 MCQs आपके पास कह रहा है कि फर्स्ट एवर थ्योरी व्हिच एक्सप्लेन्ड एवोल्यूशन एज अ प्रोसेस इज दिस। ऑप्शन ए डार्विनिज्म, ऑप्शन बी हैकेलिज्म, ऑप्शन सी वेल्सिज्म, ऑप्शन डी लेमार्किज्म। फर्स्ट थ्योरी क्या थी जो आपके पास एवोल्यूशन को प्रोसेस के तौर पर एक्सप्लेन करती थी, ठीक है। देखें, इसका जो राइट ऑप्शन है ना वो आपके पास डार्विन नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन जो होगा आपके पास वो होगा, दैट इज ऑप्शन डी लेमार्किज्म। डार्विन बाद में आए थे, सबसे पहले लेमार्क ने हिम्मत की और बोला कि लाइफ चेंज होती है और इसका मैकेनिज्म ये है, ठीक है। तो चाहे वो मैकेनिज्म गलत ही क्यों ना हो, लेकिन थ्योरी देने वाला पहला जो बंदा था आपके पास वो लेमार्क ही था। दैट्स व्हाई द राइट ऑप्शन शुड बी डी। 14 के अंदर कह रहा है कि यूनिक fauna was observed by Darwin in option A Ecuador, option B Bahamas, option C Galapagos, option D Maldives। तो यूनिक फाना ऑब्जर्व किया था डार्विन कहाँ पर, ठीक है। यूनिक फाना आपके पास डार्विन ने ऑब्जर्व किया था किसके अंदर, गैलापागोस के अंदर, बहामास के अंदर या मालदीव के अंदर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको मैप, हमेशा एक मैप था आपके पास, वो मैंने आपको प्रोवाइड किया था, वो आप उसे याद रखें। देखिए साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका है उसके बिल्कुल पास कुछ आइलैंड है। आपके पास जो साउथ अमेरिका है उसके आसपास ही कुछ आइलैंड्स है। उन आइलैंड में से एक आइलैंड का नाम जो है आपके पास वो क्या है, वो है गैलापागोस आइलैंड। क्या है आपके पास, वो है गैलापागोस आइलैंड। वहाँ डार्विन ने ऐसे आपके पास टोर्टोइज या जाइंट टोर्टोइज और फिंचेस देखे जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते थे। तो ये यूनिक फौना था और इसी ने डार्विन को सोचने पर मजबूर किया था, ठीक है। डार्विन ने बेसिकली वहां पर जो डिस्कवर किया था ना, वो देखा था जाइंट जाइंट टोर्टोइज, ठीक है। और आपके पास कुछ और फिंचेस भी देखी थी जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। ये यूनिक फौना ही थे आपके पास, इसी ने डार्विन को सोचने पर मजबूर किया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, दैट इज गैलापागोस आइलैंड। नेक्स्ट 15th देखें, द डार्विन परसीव्ड origin of new species and option A fixation, option B stabilization, option C adoption, option D maladaptation। देखिए डार्विन ने क्या कहा था, डार्विन ने कहा एनवायरनमेंट बदलता है, जो पॉपुलेशन खुद को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेती है उसमें से नए स्पीशीज आपके पास बनते हैं। तो स्पीशीज की ओरिजिन एडॉप्शन के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, वो होगा एडॉप्शन, ठीक है।
बाकी ऑप्शन यहाँ पर सुइटेबल नहीं है। 16th में देखें, व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ डार्विन अबाउट यूनिटी ऑफ लाइफ। ऑप्शन ए है ऑल ऑर्गेनिज्म डिसेंड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, ऑल ऑर्गेनिज्म आर क्रिएटेड स्पेशली बाय अ डिवाइन फोर्स। ऑप्शन सी ऑल ऑर्गेनिज्म शेयर अ कॉमन बायोलॉजिकल कंपोजिशन। ऑप्शन डी ऑल ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम नो लिविंग थिंग्स। तो देखें, डार्विन ने कहा था कि अगर आज हम सब यानी इंसान, जानवर और प्लांट्स ये एग्जिस्ट करते हैं तो हमारा कोई ना कोई एक कॉमन एंसेस्टर जरूर था, इसलिए यूनिटी ऑफ लाइफ है, सब एक ही रूट से आए हैं, बस ब्रांचेस जो है आपके पास वो क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स डिसेंड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। 17 MCQs, overproduction of individuals led to the dish amongst the member of a population. Option A harmony, option B variation, option C competition and option D all of these. सोचे, अगर एक प्लेट में 4 पराठे हैं और 10 बच्चे हैं, क्या होगा? 2 लगाना पड़ेगा। यही आपके पास डार्विन ने मैल्थस से सीखा था। ओवर प्रोडक्शन, ज्यादा पैदा होना, प्लस लिमिटेड रिसोर्स, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, कंपटीशन होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, वो होगा कंपटीशन। 18 में कह रहा है अकॉर्डिंग टू डार्विन which become better adapted to local environment through natural selection. Option A regional community, option B ecosystem, option C population, option D flora. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखें, कभी भी इंडिविजुअल अडॉप्ट नहीं होता, एवोल्यूशन के हिसाब से कभी भी आपके पास इंडिविजुअल अडॉप्ट नहीं होता, हमेशा पॉपुलेशन अडॉप्ट होती है, क्योंकि एवोल्यूशन जीन्स पर काम करता है और जीन्स पॉपुलेशन में शेयर होती हैं। एक बंदा मर सकता है लेकिन पॉपुलेशन अडॉप्ट होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, वो होगा सी, पॉपुलेशन। 19 में कह रहा है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इज ट्रू फॉर ऑप्शन ए आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ऑप्शन बी डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, ऑप्शन सी नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन डी रेवोल्यूशन। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या है? देखिए, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब है जो एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट फिट हो वही जिंदा बचेगा, ठीक है। यही नेचुरल सिलेक्शन का भी रूल है। अब डार्विन ने इसे डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन कहा, लेकिन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का टर्म नेचुरल सिलेक्शन के लिए यूज होता है। इस चीज को आपको मैंने बताया भी था लेक्चर के अंदर। आगे देखें 20 के अंदर, द सर्वाइवल इज द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस डिपेंड अपॉन ऑप्शन ए फिजिकल एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड ऑप्शन डी एनवायरमेंटल रिसोर्स। हाँ जी, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सर्वाइवल इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस डिपेंड किस चीज पर करता है? देखें, अगर मेरा एनवायरनमेंट बहुत ठंडा है तो क्या मैं स्वेटर पहन के जिंदा रहूंगा? बिल्कुल रहूंगा। लेकिन क्या मैं ये एडॉप्शन अपने बच्चे को पास कर दूंगा? नहीं। लेकिन अगर मेरे जीन्स में ही ठंड से लड़ने की कैपेबिलिटी है, आई एम कैपेबल ऑफ टू फाइट विद द कोल्ड, मैं जिंदा रह सकता हूँ, अगर मेरे जीन्स में ये कैपेबिलिटी है तो मैं जिंदा रहूंगा और मेरे बच्चे भी। इसीलिए सर्वाइवल जीन्स यानी हेरिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करता है। तो सर्वाइवल in the struggle for existence it depend on the hereditary constitution, so the right option should be B। 21 में है which one is related to natural selection। देखें, नेचुरल सिलेक्शन कब होती है? नेचुरल सिलेक्शन तभी होता है जब फाइट हो, जब कंपटीशन हो, ठीक है। अगर रिसोर्स ज्यादा है आपके पास, अगर रिसोर्स आपके पास जो है वो ज्यादा है और लोग आपके पास जो है वो क्या है आपके पास, वो कम है, ठीक है। तो फाइट क्यों होगी? अगर रिसोर्स ज्यादा है, लोग भी कम है, तो फाइट होगी या नहीं होगी? एग्जैक्टली नहीं होगी, क्योंकि रिसोर्स बहुत है आपके पास।
इसलिए नेचुरल सिलेक्शन ही डिमांड करता है कि ज्यादा पॉपुलेशन हो, ज्यादा पॉपुलेशन है अगर आपके पास, ज्यादा लोग हैं अगर आपके पास, और कम रिसोर्स है, आपके पास कम रिसोर्स है, तो यहाँ पर बहुत खतरनाक सा कंपटीशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, विच वन इज रिलेटेड टू नेचुरल सिलेक्शन, more population means more people, less resource, more competition. So the right option should be the option B. 22 में है, Darwin's theory of evolution was mainly based on the evidence from. डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो मेनली किस एविडेंस पर बेस करती है? चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आप खुद पढ़ें और यहाँ पर राइट ऑप्शन चूज करें। मैं हेल्प कर देता हूँ आपके लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दैट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉसिल रिकॉर्ड, ऑप्शन बी में है फॉसिल रिकॉर्ड एंड एम्ब्रियोलॉजी, ऑप्शन सी में है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, ऑप्शन डी में है पैलेंटोलॉजी एंड जियोलॉजी। ये मैं यहाँ पर आपके पास रब कर रहा हूँ, आई होप आप सबने नोट कर दिया हो इस चीज को। हाँ जी, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 22 का? याद है मैंने आपको लेक्चर के अंदर एक बुक बताया था। डार्विन ने बेसिकली अपनी बुक के अंदर, डार्विन की खुद की बुक थी, उसका नाम क्या था, दैट ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो डार्विन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, अब इन्होंने ये बुक लिख ली, उसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे ना वो ये थे। नंबर वन नोट कीजिए, वो जो उसने अलग अलग जगह पर देखा था। नंबर वन आपके पास यहाँ पर डिफरेंट जियोग्राफिकल सिचुएशन उसने देखी थी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी। ठीक है, जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने आइलैंड्स पढ़े थे, गैलापागोस आइलैंड जहाँ पर फिंचेस देखे गए थे, आपके पास जाइंट टॉर्टॉइस देखे गए थे। तो उन्होंने बेसिकली जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी अपने बुक के अंदर यह जिक्र किया हुआ है। और जो सेकंड आपके पास था वो फॉसिल जो उसने खुद निकाले थे आपके पास। ठीक है, तो सेकंड आपके पास क्या थे, फॉसिल्स। ठीक है, इन दोनों ने मिलके उसकी थ्योरी का बेस बनाया था। इन दोनों ने, इन दोनों पॉइंट्स ने मिलकर इस डार्विन की थ्योरी का बेस बनाया था, फाउंडेशन बनाया था। यही आपके पास डार्विन थ्योरी की फाउंडेशन है। ठीक है, सो डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज मेनली बेस्ड ऑन द एविडेंस फ्रॉम द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉसिल्स रिकॉर्ड। आगे आपके पास है 23rd के अंदर दैट ओवर मेनी ईयर्स टू पॉपुलेशन कुड बिकम डिसिमिलर इनफ टू बी designated as a separate species. This is applied upon option A Galapagos finches, option B giant turtle, option C blacksmith bicep, option D graph neck। इसके अंदर क्या होगा आपके पास? हाँ जी, आपके पास दो पॉपुलेशन है वो काफी आपके पास डिसिमिलर हो चुकी हैं। ठीक है, तो नाउ आपको वो पॉपुलेशन फाइंड करनी है कौन सी होंगी। एग्जैक्टली यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा आपके पास वो क्या होगा, गैलापागोस फिंचेस। देखिए, गैलापागोस का अलग अलग आइलैंड पर फिंचेस की अलग स्पीशीज बनी। क्यों? क्योंकि उनकी जो बीक्स और बॉडी इतनी डिफरेंट हो गई थी खाने के हिसाब से, और वो एक दूसरे की ब्रीड ही नहीं कर पाते। ठीक है, एक आइलैंड पर दूसरी थी ब्रीड और सेकंड आइलैंड पर आपके पास दूसरी ब्रीड थी, तो वो दोनों आपस में ब्रीड नहीं कर पाते। यही प्रैक्टिकल आपके पास एग्जांपल है स्पेशिएशन का। ठीक है, सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, गैलापागोस फिंचेस। 24 के अंदर कह रहा है कि न्यू डार्विनिज्म हैज इंटीग्रेटेड डिस्कवरीज एंड आइडियाज फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, ऑप्शन ए टैक्सोनॉमी, ऑप्शन बी
जेनेटिक्स, ऑप्शन सी पैलेंटोलॉजी, ऑप्शन डी सीरोलॉजी। ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर दो चीजें आपके पास नजर आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं, एक है नियो और आपके पास दूसरा क्या है, डार्विनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर जो डार्विन है, एक इसकी आती है जिसको क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, और सेकंड नंबर पर आपके पास इसमें न्यू डार्विनिज्म में हम इन्वॉल्व करते हैं मेंडल की स्टडी को, जिसको हम मोस्टली इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो आपके पास क्या बनता है, न्यू डार्विनिज्म। तो यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन थी न्यू डार्विनिज्म की आपके पास। आई थिंक मैंने आपको 25 बता दिया है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, दैट इज डार्विनिज्म एंड मेंडलिज्म, यानी बी ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखें 24 के अंदर आपके पास कह रहा था कि neo Darwinism has integrated discoveries and ideas from all except option A taxonomy, option B paleontology, option C sorry option B genetics, option C paleontology, option D serology। देखें, जब डार्विन की थ्योरी आई ना तो लोगों ने कहा वेरिएशन कहाँ से आती है। जब मेंडल की जेनेटिक्स आई तो दोनों को मिलाया गया, इसलिए न्यू डार्विनिज्म बना, ठीक है। अब इसमें जेनेटिक्स, पैलेंटोलॉजी मींस फॉसिल्स, टेक्सोनॉमी ये सब शामिल है, लेकिन सीरोलॉजी मींस सीरम की स्टडी इसका कोर पार्ट नहीं है। सीरोलॉजी जो होता है इट इज द स्टडी ऑफ द सीरम, इज द स्टडी ऑफ द सीरम, और ये आपके पास के अंदर नहीं आता। 26 देखें, द फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड प्रोवाइड एविडेंस इन फेवर ऑफ option A evolution due to mutation, option B evolution due to biogeography, option C retrogressive evolution, option D special creation। अभी मैंने आपको बताया है, दो बेस पॉइंट मैंने बताई थी। बेसिकली डार्विन ने बायोजियोग्राफी देखी थी, दो आइलैंड्स घूमे थे और दोनों में इन्होंने देखा जो फिंचेस हैं दोनों के ब्रीड डिफरेंट है, जो आपस में ब्रीड नहीं कर पाते, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है। किन की बीक बड़ी है, किन की बीक छोटी है। तो ये दोनों में आपके पास जो एवोल्यूशन आ रही थी वो किस वजह से आ रही थी, जो चेंजेस आ रही थी उनकी जेनेटिक मटेरियल के अंदर, वो बेसिकली आपके पास जो आ रही थी वो बायोजियोग्राफिकल वेरिएशन थी। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी होगा। 27 में कह रहा है modern biological science suggests that which are the ancestor of all life form। मॉडर्न बायोलॉजिकल साइंस ये सजेस्ट करती है कि कौन से आपके पास एंसेस्टर होते हैं जितनी भी लाइफ फॉर्म आज एग्जिस्ट करती है। वही चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है। अर्थ की एज मैंने आपको बताई, उसके बाद अर्थ में बहुत सारे पानी और सिर्फ हर तरफ आग ही आग थी। फिर जब अर्थ ठंडी हुई तो उसके 3.5 बिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट लाइफ एग्जिस्ट की थी, वो थी आपके पास प्रोकैरियोट। सो जितनी भी आज लाइफ एग्जिस्ट करती है एज पर एवोल्यूशन, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो हैं प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। 28 में कह रहा है which provide a visual record in a complex series showing the evolution of an organism। ठीक है, ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है कंपैरेटिव एनाटॉमी, ऑप्शन बी कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, ऑप्शन सी फॉसिल रिकॉर्ड, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। यहाँ पर जो कीवर्ड आपको नजर आ रहा होगा दैट इज विजुअल रिकॉर्ड, ठीक है। बहुत ही सिंपल है आपके पास। देखिए फॉसिल्स, जो फॉसिल्स होते हैं ना वो एक विजुअल टाइमलाइन बनाते हैं। जैसे हम हॉर्स के एवोल्यूशन देखते हैं, ठीक है, छोटे से 4 टॉयज वाला जंगल में रहने वाला, फिर बड़ा हुआ, फिर 1 टॉय पर आया, फिर वो ग्रास खाने लगा। फॉसिल्स हमें ये विजुअल रिकॉर्ड बता रहा है, उसके हिसाब से उसको देखकर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हॉर्सेस की एवोल्यूशन कैसे हुई, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉसिल्स रिकॉर्ड ही होते हैं जो कि आपके पास ये विजुअल रिकॉर्ड के थ्रू हमें एवोल्यूशन बताते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा सी।
यहाँ पर जो आपके पास कह रहा है ना विजुअल रिकॉर्ड, दैट मीन हम अपनी आंखों से देखकर बताएं एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और आपकी बुक के अंदर एक फिगर भी बनी हुई है बोन्स की, ठीक है, बोन्स ऑफ आर्म्स। हर टेक्स्ट बुक, हर प्रोविंस के टेक्स्ट बुक के अंदर बनी हुई है। कैट्स की आर्म्स, ठीक है, कैट्स की आर्म बनी हुई है, पेट्स की बनी हुई है, ह्यूमंस की बनी हुई है, बाकी एक और ऑर्गेनिज्म की बनी हुई है। तो इन तीनों की बनी हुई है। वो जो आप देख रहे हैं ना फिगर के अंदर, वही आपके पास जो बोन्स आप देख रहे हो, वो बेसिकली आपके पास क्या है, फॉसिल्स रिकॉर्ड है, ठीक है। आगे 29 है, द प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स इन द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स सपोर्ट द थ्योरी ऑफ। ऑप्शन ए है मेटामॉर्फोसिस, ऑप्शन बी है आपके पास रिकैपिटुलेशन, ऑप्शन सी है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ऑप्शन डी है बायोजेनेसिस। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? हाँ जी, चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे आप बहुत सीरियसली आंसर देना। क्या हर वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट मीन लाइक हम इंसान, चिकन हो गया, फिश हो गया, हम सारे वर्टिब्रेट हैं, ठीक है। तो क्या, सॉरी, क्यों हर वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में गिल्स के स्लिट होते हैं? क्यों हर वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में गिल्स के स्लिट होते हैं? हाँ जी, का रीजन ये है, देखें, गिल स्लिट क्यों होते हैं? क्योंकि सबका आपके पास एक फिश जैसा कॉमन एंसेस्टर है, आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन है, ठीक है। ये इस बात का प्रूफ करता है कि सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो इवॉल्व हुए हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के थ्रू। कोई स्पेशल क्रिएट नहीं हुआ, सारे एंसेस्टर्स थे आपके पास एक फिश जैसे कॉमन एंसेस्टर के। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। आपके बुक की पॉइंट थी जो मैंने एग्जैक्टली लेक्चर के अंदर लिखाई भी थी। 30 के अंदर कह रहा है विच इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ फॉसिल, ऑप्शन सी एक्चुअल रिमेन्स ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी लिविंग, ऑप्शन सी ट्रेसेस ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन डी है मे बी एम्बेडेड इन सैंड, रेजिन और आइस। बच्चों फॉसिल्स मतलब डेड रिमेन्स, लाइक जब इंसान की डेथ हो जाती है तो आफ्टर फ्यू इयर्स यू कैन सी हर हिज स्कल, आप स्कल देख सकते हो। अगर if you are in forensic department you can see the bones through which you can do basically find the genetic material, DNA, and then trace the person, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फोरेंसिक में होती हैं मेडिकल के अंदर। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो फॉसिल जो इसका सिंपल मतलब ये है कि डेड रिमेन्स, ठीक है, जिंदा चीज़ का फॉसिल नहीं बनता। डायरेक्ट फैक्ट है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लाइक अगर कोई इंसान की डेथ हो गई है तो अगर कुछ साल बाद हम चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेंगी? बोन्स ही बोन्स मिलेंगी। तो जो वो हमें बोन्स मिली हैं वो क्या है? वो फॉसिल रिकॉर्ड है, वही है आपके पास फॉसिल्स। तो फॉसिल्स लिविंग नहीं होते। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? वो होगा बी। 31 के अंदर कह रहा है फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली अलाइक ऑर्गेन्स आर, ऑप्शन ए एनोलॉगस, ऑप्शन बी होमोलॉगस, ऑप्शन सी है एनोमेलस, ऑप्शन डी है कॉस्मोपॉलिटन। बहुत ही सिंपल है, याद रखें आपके पास एक चीज को, मैंने टर्म पढ़ाई थी आपको, वो टर्म थी होमोलॉगस, ठीक है। होमोलॉगस मींस सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर हो लेकिन फंक्शन जो हो वो अलग हो, मींस फंक्शंस मस्ट बी द डिफरेंट। स्ट्रक्चर तो सेम है बट फंक्शंस उनका जो है वो आपके पास क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे इंसान के हाथ, ठीक है, हॉर्स के पैर, वेल के फ्लिपर, ठीक है, इनकी जो बोन्स होती है ना वो सेम होती है लेकिन उनका जो काम है वो अलग है। वेल का काम क्या है? वेल के जो फ्लिपर्स हैं उनका काम क्या है? अगर उनके फ्लिपर्स और हम अपने आर्म्स की, हम अपने हाथ की अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम है बट फंक्शंस हम दोनों के डिफरेंट है। We use our hand for writing,
या कोई चीज़ उठाने के लिए, बट जो फ्लिपर्स हैं उनमें भी स्ट्रक्चर सेम है, तो वो भी वो काम करें। बट वेल के अंदर जो फ्लिपर्स होते हैं वो बेसिकली उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं, तो इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं बट स्ट्रक्चर सेम है। तो इस टाइप के हम ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? वी कॉल देम द होमोलॉगस ऑर्गन्स। So the right option should be B. Question number 32. The analogous organ help organisms to live in. Option A, same habitat. Option B, different biome. Option C, different habitat. Option D, environment. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा 32 के अंदर? आई होप आपने इसको नोट कर लिया हो। नाउ मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? एनालॉगस। क्या लिखा हुआ है आपके पास? वो लिखा हुआ है एनालॉगस। अब सबसे पहले एनालॉगस का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपके पास एनालॉगस होते हैं इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट इनके जो काम होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। जैसे बर्ड, जो आप बर्ड्स देखते हैं आसमान में, तो उनके विंग और इंसेक्ट के विंग, आपके पास जो बर्ड्स होते हैं आसमान में, सिमिलरली आप जमीन पर इंसेक्ट्स देखते हैं, इन दोनों के जो विंग्स हैं, इन दोनों के विंग्स जो है उनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो डिफरेंट नजर आएगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट मिलेगा, बट जो चीज़ सेम मिलेगी वो उनका काम है, वो उनका फंक्शन है। बर्ड्स भी विंग्स को यूज करते हैं उड़ने के लिए, इंसेक्ट्स भी यूज करते हैं विंग्स को फॉर फ्लाइंग। तो आपके पास यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? हाँ जी। और एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, ये आपके पास एडॉप्शन तभी आती है, ये जो एडॉप्शन है आपके पास, ये तभी आती है जब दोनों सेम टाइप के इन्वायरमेंट यानी हैबिटेट में रहते हैं। इसलिए सेम हैबिटेट होना जरूरी है, इन दोनों का सेम हैबिटेट सेम इन्वायरमेंट में रहना जरूरी है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा कि एनालॉगस ऑर्गन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू लिव इन सेम हैबिटेट। 33 के अंदर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज टू डिस्क्राइब अ स्पीशीज। कौन सी टर्म स्पीशीज को डिस्क्राइब नहीं कर रही? ऑप्शन ए में है अ ग्रुप विथ सिमिलर ऑटोसोम्स। ऑप्शन बी में है आपके पास अ ग्रुप विथ एनालॉगस स्ट्रक्चर। ऑप्शन सी में है a group capable of producing viable offsprings। ऑप्शन डी में है a group sharing the same niche। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? आई थिंक आपने इस चीज़ को नोट कर लिया हो, मैं तो यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ देखिए, तो आपके पास स्पीशीज है ना, तो जब मैंने आपको स्पीशीज टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ के अंदर आपको एक चीज़ बताई थी कि स्पीशीज की जो डेफिनेशन में होमोलॉगस होता है। स्पीशीज की जब डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी तो मैंने बताया था इसमें आता है होमोलॉगस। क्या आता है? होमोलॉगस। होमोलॉगस मीन सेम ओरिजिन। क्या होता है मतलब? सेम ओरिजिन, ठीक है। तो ये बात तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये स्पीशीज को डिस्क्राइब कर रहा है। सी ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन भी सही है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बी होगा। क्यों? क्योंकि जो एनोलॉगस स्ट्रक्चर वाली चीजें होती हैं वो अलग अलग स्पीशीज से होती हैं, जो एक जैसी दिखने लगती हैं, लेकिन आपके पास इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इनका काम आपके पास सेम होता है। हमने यहाँ पर डिस्कस किया है रिसेंटली, दैट इज बर्ड्स और विंग्स, इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दैट मीन उनकी जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है। और स्पीशीज होने के लिए जरूरी है कि उनकी जो ओरिजिन हो वो क्या हो? सेम हो, जिसको हम कहते हैं होमोलॉगस। तो यहाँ पर जो स्पीशीज को डिस्क्राइब नहीं कर रहा वो है आपके पास ऑप्शन बी। 34 है, 34th है आपके पास। So when two species of differently genealogy come to resemble each other as a result of adoption, the phenomenon is termed as। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बताई थी आपको, उसी से ही रिलेटेड है। देखिए,
जैसे मैंने आपको बताया शार्क, बताया था ना लेक्चर के अंदर, शार्क जो फिश, सिंपली बताऊं तो फिश। और आपके पास डॉल्फिन, डॉल्फिन डॉल्फिन क्या है आपके पास, एक मैमल है। और शार्क क्या है आपके पास, फिश है। जैसे शार्क और फिश मतलब डॉल्फिन, ये आपके पास क्या है, ये दोनों चीजें आती हैं। ठीक है। अब ये दोनों जो हैं इनके जो, अगर हम बात करें एंसेस्टर की, एंसेस्टर की बात करें, उनके फादर दादा जान सब की बात करें, तो वो क्या है आपके पास, अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, इनके एंसेस्टर्स अलग होते हैं, इनके एंसेस्टर्स अलग होते हैं, लेकिन दोनों ने पानी में रहना शुरू किया, तो दोनों एक जैसी स्ट्रीमलाइन बॉडी करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, इस टाइप की एवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, वही चीज मैंने आपको बताई थी, दो तरह की थी, एक डाइवर्जन थी, एक कन्वर्जन थी। उन्हीं में से एक ऑप्शन होगा। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, यहाँ पर होगा ये आपके पास कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या होगा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसका इंसेस्टर अलग है, इसका भी इंसेस्टर अलग है, दोनों आपके पास पानी में रहती हैं, दोनों पानी में रहती हैं, तो दोनों ने आपके पास क्या है, अगर इन दोनों की बॉडी देखेंगे तो आपको बेसिकली स्ट्रीमलाइंड बॉडी न मिलेगी। ओके, मैं ऊपर कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, स्ट्रीमलाइंड बॉडी नजर आएगी। तो यहाँ पर इस टाइप के एवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। 35 में कह रहा है, द एक्चुअल रिमेन्स आर ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड इन एंशिएंट जियोलॉजिकल टाइम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है वेस्टिजल रिमेन्स, ऑप्शन बी है फ्यूल, ऑप्शन सी है फॉसिल्स, ऑप्शन डी है एनालॉगस ऑर्गन। बहुत ही सिंपल है, ये बेसिकली डायरेक्ट डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। कुछ भी पुराना मिलता है, लाइक हेड मिल जाता है, ठीक है, या हमें किसी का पता मिल जाता है, लोकेशन, ठीक है, फुटप्रिंट मिल जाता है, तो हम उसे फॉसिल्स कहते हैं। मैं लोकेशन आज के दौर की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ आपके पास लाइक जो हमारे पास डायनासोर्स थे, वो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास पहले के ऑर्गेनिजम्स थे जो आप एग्जिस्ट नहीं करते, मैं पता भी नहीं है वो कहाँ पर है। तो जो आपके पास ये चीज़ें होती हैं ना, वो हम फॉसिल्स के थ्रू पता लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, वो होगा फॉसिल्स। 36 से इन ह्यूमंस गिल पाउचेस हैव मॉडिफाइड इनटू, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वही सेम है, कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं है। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। देखें, आप ह्यूमंस के अंदर जो आपके पास पहले गिल पाउचेस थे, ठीक है, वो बेसिकली मॉडिफाइड होते हैं। ये जो है आपके पास, ये मॉडिफाई होते हैं किसके अंदर, ये मॉडिफाई होते हैं आपके पास यूशियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, यूशियन ट्यूब के अंदर। अब सर ये ट्यूब कहाँ पर होती है, हमें क्या पता। तो ये जो ट्यूब होती है ये आपके पास जो थ्रोट और एयर को आपस में जोड़ के रखती है, वहां पर होती है। आपका जो एयर है, ठीक है, आपके जो एयर है, कान है, और आपका जो थ्रोट है, इन दोनों को एक ट्यूब कनेक्ट करके रखती है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूशियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर पहले गिल पाउचेस थे जो कि मॉडिफाई हो चुके हैं इस यूशियन ट्यूब के अंदर। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा यूशियन ट्यूब। 37 है, फोर लिम्स ऑफ आर्म्स होर्स एंड क्वेल्स शोज। ये तो बुक की पॉइंट है आपके पास, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, वो होगा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। देखें, एक ही एंसेस्टर था, फिर एक ने हाथ यूज किया, एक ने फाइंड किया, एक ने तैरना सीखा, स्ट्रक्चर सेम रहा है इन तीनों में, फोर लिम्ब ऑफ मैन, हॉर्स, वेल, स्ट्रक्चर तो सेम रहा है इनमें, बट फंक्शन जो है वो अलग है। हॉर्स के अगर आप हैंड देखेंगे, उनके आप रिकॉर्ड देखेंगे, विजुअल रिकॉर्ड या बोन्स देखेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर तीनों के बने हुए हैं, स्ट्रक्चर तो आपको सेम नजर आएगा, बट इनके काम जो है वो डिफरेंट है। और इसी वजह से जब एक कॉमन इंसेस्टर से अलग होकर इवॉल्व हो तो हम उसे क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्या था, आपके पास
कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में इन दोनों का जो एंसेस्टर्स था वो क्या था, अलग था, डिफरेंट था, बट इसके अंदर आपके पास जो एंसेस्टर थे वो क्या था, कॉमन था। ठीक है, आगे देखें 38, एवोल्यूशन इज अ रिमोल्डिंग प्रोसेस, दिस स्टेटमेंट इज सपोर्टेड बाय, ऑप्शन ए है बायोजियोग्राफी, ऑप्शन बी है कंपैरेटिव फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी है कंपैरेटिव एनाटॉमी, ऑप्शन डी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो यहाँ पर ये जो कह रहा है ना एवोल्यूशन इज रिमोल्डिंग प्रोसेस, देखें ये बेसिकली यहाँ पर होगा कंपैरेटिव एनाटॉमी। ठीक है, कंपैरेटिव एनाटॉमी होमोलॉगस स्ट्रक्चर हमें दिखाती है कि नेचर ने नई चीजें नहीं बनाई। ठीक है, नेचर ने नई चीजें नहीं बनाई, बल्कि पुराने हाथ को मॉडिफाई करके हॉर्स का पैर बना, जो पैर होता है वो बना दिया, व्हेल का फ्लिपर बना दिया, और जो बेट होता है, बेट BAT बेट, वो और बेट का जो विंग बना दिया उसमें से। तो बस आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमोल्डिंग है। ठीक है, नेचर ने नई चीजें नहीं बनाई, एक ही चीज को मॉडिफाई करके गई है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर। हमारे जो हाथ हैं, हैंड्स हैं, उनकी बोन्स अगर आप देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर बनी हुई है, उसी बोन्स के सेम स्ट्रक्चर के थ्रू हॉर्स के जो पैर हैं आपके पास फुट वो बना दिए है, उन्हीं हैंड को मॉडिफाई करके उसने व्हेल के फ्लिपर बना दिए है। ठीक है, उन्हीं हैंड के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके उसने पेट जो आपके पास है उसके विंग्स बना दिए। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर बनी हुई है फिगर, बेसिकली बोन लाइक कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं, वहां से ये आया है। तो ये बेसिकली हम कहते हैं एवोल्यूशन जो होता है वो रिमोल्डिंग प्रोसेस होता है, यहाँ पर न्यू चीजें नहीं बनती आपके पास। ठीक है, आगे चलें। आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 39, द कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ऑल वर्टिब्रेट शोज द प्रेजेंस ऑफ, एग्जैक्टली वही सारी चीजें हैं, ये भी आपके पास एक फैक्ट है और हम इसे चेंज नहीं कर सकते। जो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी होती है ऑल वर्टिब्रेट की, वो शो करता है कि जितने भी वर्टिब्रेट हैं उनकी एम्ब्रियो के एक ना एक स्टेज पर जो आपके पास है वो गिल पाउचेस दिखते हैं। ठीक है, फिर वो आगे चलकर मॉडिफाई होते गए और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो गए। आगे आपके पास 40 एमसीक्यूज के अंदर है, फॉसिल्स आर मोस्ट लाइकली टू प्रेजेंट इन, फॉसिल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये बेसिकली आपके पास प्रेजेंट होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। जो सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर बाय लेयर बनती है, वो जल्दी नहीं बनती, उसको टाइम लगता है, लेयर बाय लेयर बनती है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलें ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, सेडिमेंट्री रॉक जो होती है, मैंने कहा कि वो लेयर बाय लेयर बनती है। ठीक है, जैसे पत्ती पर पत्ती जमती है जब आप चाय बनाते हैं, या जानवर मरा, ऊपर मिट्टी की लेयर आई, वो दबा रह गया अंदर। ठीक है, और फॉसिल्स बन गए आपके पास। फिर इग्नियस रॉक आग से बनती है आपके पास, फॉसिल्स जल के राख हो जाएंगे इग्नियस रॉक के अंदर। ये ऑप्शन यहाँ पर आप जो कह रहे हैं वो नहीं होगा। इग्नियस रॉक मतलब वो रॉक जिसके अंदर आग बनती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे डायनासोर थे, फिर जमीन पर आपके पास जो है वो एक हैवी आपके पास डिजास्टर आया जिसकी वजह से वो जमीन के अंदर दबते चले गए, फिर उनकी उनके ऊपर एक न्यू लेयर बनी। तो इस टाइप के जो हम रॉक्स को क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ये डायरेक्ट नहीं बनते, ये लेयर बाय लेयर बनते हैं। 41 के अंदर है, फॉर एवोल्यूशन द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट इज डैश, एवोल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, वही सारी चीजें, हेरिटेबल वेरिएशन नहीं होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, ओके ओके। अगेन देखें, फॉर एवोल्यूशन द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट इज, ऑप्शन ए हेरिटेबल वेरिएशन, ऑप्शन बी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ऑप्शन सी है नॉन हेरिटेबल वेरिएशन, ऑप्शन डी है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। तो बहुत ही सिंपल है, अगर वेरिएशन सिर्फ बॉडी में है, बॉडी में है मतलब नॉन हेरिटेबल, जैसे बॉडी बिल्डिंग, एक बंदा है जो आपके पास बॉडी बनाता है, तो हम कहते हैं उसने अंदर नहीं बनाई, फिजिकली बनाई है, तो हम उसे क्या कहते हैं, नॉन हेरिटेबल वेरिएशन, नॉन हेरिटेबल चेंजेस। तो वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं शिफ्ट होगी, वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होगी, इसलिए हम उसे एवोल्यूशन नहीं कहते।
और इसकी वजह से एवोल्यूशन नहीं होगा। और एवोल्यूशन के लिए चाहिए कि आपके पास हेरिटेबल वेरिएशन हो, जीन्स वाला चेंज आए। अगर जीन्स में चेंज आ रहा है देन आप मुझसे कहते हैं हेरिटेबल वेरिएशन है। अगर हेरिटेबल वेरिएशन है दैट मीन एवोल्यूशन कुड बी पॉसिबल। 42 के अंदर कह रहा है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग स्पीशीज आर रिफ्लेक्टेड इन देयर डिश। वही सेम चीज, एवोल्यूशनरी जो आपके पास रिलेशनशिप है वो रिफ्लेक्ट करता है आपके पास जीन्स एंड जीन प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, आजकल हम डीएनए और प्रोटीन जीन प्रोडक्ट्स मैच करते हैं। इंसान और चिंपैंजी, चिंपैंजी का पता होगा, हम कहते हैं चिंपैंजी से हम आए हैं, लेकिन देखिए इंसान और चिंपैंजी का जो डीएनए है ना वो सेम है। आपकी बुक लिखती है कि ह्यूमंस प्लस चिंपैंजी, या आई थिंक पंजाब की टेक्स्ट बुक के अंदर कहीं पर लिखा हुआ था, इन दोनों का जो डीएनए होता है वो सेम होता है। और ये आल्सो परसेंटेज भी बताती है कि ऑलमोस्ट ये आपके पास जो है वो 98 to 99% जो है वो सिमिलर होता है, सेम होता है, इसलिए वो हमारे क्लोज रिलेटिव हैं। वो रिलेशनशिप डीएनए में लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, जीन्स एंड जीन प्रोडक्ट। 43 है द बेसिक आइडिया ऑफ एवोल्यूशन इज व्हाट। बेसिक आइडिया का क्या था एवोल्यूशन का? एग्जैक्टली डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। यही तो पॉइंट थी डार्विन की। ये डार्विन का आपके पास असली टर्म है जिसमें उसने बताया था डिसेंट। अब डिसेंट मतलब आना, इनहेरिट करके आया है, ठीक है, अपने एंसेस्टर से। मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन मतलब चेंजिंग, बदलाव। आप अपने पेरेंट्स से आए हो लेकिन 100% कॉपी नहीं है। आप जो है वो अपने पेरेंट्स से तो आए हैं बट आप अपने पेरेंट की 100% कॉपी नहीं है। थोड़ा सा चेंजिंग जरूर होगा और यही हम एवोल्यूशन कहते हैं इसे। आगे आपके पास है 44 के अंदर that comparative anatomy support that evolution is a which process in which ancestor structure that function in one capacity become modified as they take on new function। ऑप्शन ए है continuous, ऑप्शन बी है discontinuous, ऑप्शन सी है remolding, ऑप्शन डी है complete। हाँ जी, क्या हुआ इसका? एग्जैक्टली वही आपके टेक्स्ट बुक की पॉइंट थी, ऊपर हमने पढ़ी भी है। पता है क्या है, एवोल्यूशन इज अ रिमोल्डिंग प्रोसेस। तो एक्सीलेंट, आपको याद था, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ये आपके टेक्स्ट बुक की पॉइंट है। देखें, कंपेरेटिव एनाटॉमी आपके पास बता दी है कि नेचर पुराने स्ट्रक्चर को नए काम देता है, मतलब नए काम के लिए न्यू स्ट्रक्चर नहीं बनाता, वो पुराने ही स्ट्रक्चर को यूज करके उसको मॉडिफाई करके नए काम करवाता है। जैसे हमारे हाथ के अगर बोन्स का जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो वही आपके पास सेम नजर आएगा वेल के फ्लिपर्स में, वही आपको सेम नजर आएगा बेट के विंग्स में, वही आपको सेम नजर आएगा हॉर्स के फुट के अंदर। बट इनके जो काम है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, आगे आपके पास है 45 के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ एवोल्यूशन इज कंसर्न विथ। ऑप्शन ए है बायोजेनेसिस, ऑप्शन बी है अबायोजेनेसिस, ऑप्शन सी है ग्रेजुअल चेंजेस, ऑप्शन डी है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। बहुत ही सिंपल है, इजीली देखें इस चीज को। देखें, एवोल्यूशन एकदम स्लो होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हमें चिंपैंजी से मुकम्मल ह्यूमंस बनने में, बहुत सारे ईयर्स लगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो एवोल्यूशन जल्दी जल्दी नहीं होता, एक दिन में नहीं होता, बहुत साल लगते हैं, ये बहुत स्लो स्लो प्रोसेस है। इसलिए ग्रेजुअल चेंजेस एवोल्यूशन का कंसर्न है। अबायोजेनेसिस मतलब लाइफ फ्रॉम नॉन लाइफ। ठीक है, ये अलग बात है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा ग्रेजुअल चेंजेस। एवोल्यूशन एकदम स्लो स्लो आती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। 46 के अंदर देखें, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग एज पर द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। कौन से स्टेटमेंट गलत है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के मुताबिक? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वर क्रिएटेड एज सच। ऑप्शन बी अर्थ इज अबाउट 4000 years old। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है डाइवर्सिटी चेंजेस एज टाइम चेंजेस। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ह्यूमन इज अ नॉवल क्रिएशन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा?
मैं चाहता हूँ ये आप खुद बताएं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो स्पेशल क्रिएशन मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताई थी उसको याद करें कि मैंने क्या बताई थी। जल्दी से नोट्स ओपन करें और देखिए मैंने क्या बताई थी। हाँ जी, तो स्पेशल क्रिएशन कहता है कि जब, हाँ जी, क्या कहता है? देखिए, स्पेशल क्रिएशन क्या कहता है? जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है वो कहती है कि जब खुदा ने बनाया था तब से आज तक सेम है, सब कुछ सेम है, कोई चेंजेस नहीं आए। ये आपके पास बताती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। लेकिन जो ऑप्शन सी मैंने अभी भी आपको पढ़ के बताया कि डाइवर्सिटी चेंजेस एज टाइम चेंज, मतलब ये कह रहा है ऑप्शन के टाइम के साथ डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी जो है आपके पास वो बदलती है, और यही तो एवोल्यूशन है। ठीक है, इसलिए ये स्पेशल क्रिएशन के अगेंस्ट है। स्पेशल क्रिएशन कहती है जो अल्लाह ने बनाया है वो वैसा का वैसा ही, वो चेंज नहीं हुआ। बट एवोल्यूशन कहता है आपके पास वो आपके पास टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। 46 के अंदर होगा सी ऑप्शन। 47 है द फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड प्रोवाइड एविडेंस इन फेवर ऑफ। ऑप्शन ए है एवोल्यूशन ड्यू टू म्यूटेशन, ऑप्शन बी है रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, ऑप्शन सी है बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन, ऑप्शन डी है स्पेशल क्रिएशन। 47 के अंदर क्या होगा राइट ऑप्शन? एग्जैक्टली वही सारी चीज। जब भी गैलापागोस आइलैंड आ जाए, फिंचेस याद रखें, फिंचेस के जो बीक्स हैं कुछ के बड़े थे कुछ के छोटे थे, आपस में ब्रीड नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? बिकॉज वो अलग अलग ग्राफ बायोजियोग्राफिकल से बिलोंग करते थे। कोई किसी और आइलैंड से था तो कोई किसी और आइलैंड से था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन। 48 के अंदर कह रहा है न्यू डार्विनिज्म डिस्क्राइब द रोल ऑफ what in explaining how evolution works? ऑप्शन ए है बायोकेमिस्ट्री, ऑप्शन बी है सेल बायोलॉजी, ऑप्शन सी है पैलेंटोलॉजी, ऑप्शन डी है जेनेटिक्स। राइट ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर? देखें, जो न्यू डार्विनिज्म है वो क्या है? वो मॉडर्न है, वो मॉडर्न सिंथेसिस है जिसमें जेनेटिक्स को सबसे ऊपर रखा गया है। ये बताता है कि वेरिएशन कहाँ से आती है? म्यूटेशन रिकम्बिनेशन से आती है। ठीक है, म्यूटेशन होती है जहाँ से वेरिएशन आती है, चेंजिंग आती है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा इससे? ये बेसिकली जेनेटिक्स के बारे में, या ये डिस्क्राइब द रोल ऑफ जेनेटिक्स इन एक्सप्लेनिंग द हाउ एवोल्यूशन वर्क। न्यू डार्विनिज्म जेनेटिक्स में आपके पास ये रोल, जेनेटिक्स में रोल प्ले करता है और बताता है कि एवोल्यूशन कैसे आई। 49 के अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट इवॉल्व्ड ग्रुप? कौन सा सबसे लेटेस्ट इवॉल्व्ड ग्रुप है? हाँ जी, एग्जैक्टली। देखें, एक ट्री मैंने आपको बताया था, एवोल्यूशनरी ट्री। एवोल्यूशनरी ट्री, और मुझे लगता है 2026 में भी आने वाला है, तो आई होप आप इसको नोट करेंगे मेरे साथ। सबसे पहले क्या था? फिशेस थे। ठीक है, अब सबसे पहले फिशेस थे, उसके बाद कौन आया आपके पास? आपके पास एम्फीबियन आए। अब एम्फीबियन के बाद कौन आए? रेप्टाइल्स आए। रेप्टाइल्स के बाद कौन आए? एव्स, मीन्स बर्ड्स आए। ठीक है, बर्ड्स, और आपके पास कौन आए? मैमल्स आए। मैमल्स, एम ए डबल एम होगा यहाँ पर, तो उसको सही कर दें, एम ए डबल एम ए एल। ठीक है, ये आपके पास जो है वो एवोल्यूशनरी ट्री भी कहते हैं। में भी आपसे डायरेक्ट पूछा जाए या सीक्वेंस देकर पूछा जाए तो काइंडली इसको जरूर नोट कीजिएगा। देखें, एव्स भी आपके पास बाद में आए, लेकिन क्लास ममीलिया को सबसे ज्यादा एडवांस और लेटेस्ट इवॉल्व माना जाता है, क्योंकि बर्ड के बाद मेमल का डाइवर्सिफिकेशन हुआ था, वो मॉडिफाई हुए थे, वो ज्यादा सबसे इवॉल्व हुए हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा द लेटेस्ट इवॉल्व ग्रुप, दैट शुड बी ऑप्शन डी। 50 and the last MCQs, which of the following is not a vestigial structure? ऑप्शन ए है एयर ऑफ वुमेन्स, ऑप्शन बी है कोकैक्स,
ऑप्शन सी है सेकंड मोलर ऑफ वुमेन्स, ऑप्शन डी है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्या आपका लास्ट क्वेश्चन है? हाँ जी। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेस्टिजल होता क्या है। वेस्टिजल वो है जो काम नहीं करता। जैसे आपके पास अपेंडिक्स है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है, आपके पास कोकैक्स होता है, टेल बोन होती है, आपके ईयर मसल्स होते हैं, विजडम टीथ थर्ड मोलर होते हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड मोलर आपके जो दांत होते हैं, सेकंड मोलर हम कहते हैं उसे, वो खाना चबाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो फंक्शनल होते हैं, वो वेस्टिजल नहीं होते, वो काम करते हैं। वेस्टिजल हम उन्हें कहते हैं जो काम नहीं करते। तो यहाँ से हमें क्या पूछ रहा था? नॉट अ वेस्टिजल स्ट्रक्चर, सो राइट ऑप्शन शुड बी सेकंड मोलर टीथ। ठीक है, so this is all about the today's episode number, I think episode number 7. And in this episode we have covered all the important past papers and the book point, as well as a lot of tricky MCQs. एंड आई नो आफ्टर लिसनिंग दिस, अगर कंप्लीट आपने सही से सुना और कोई भी चीज़ स्किप नहीं की, आई एम डैम श्योर दैट आपको ये सारी चीज़ें, अगर इससे कोई एमसीक्यूज आता है तो आपका 100% सही होगा। बस आपको अगर एक बार एमडीगेट से पहले अगेन इस एपिसोड को ज़रूर रिवाइज करना है। ठीक है, इंशाल्लाह आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे ना, अब क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। तो अभी आप खुद से जो है वो नोट्स को रिवाइज करें। अगर कोई क्यूरी है, अगर कोई डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर जहाँ पर लेक्चर के बारे में बताया होता है कि क्या क्या इसके अंदर है, वहाँ पर आपको 3 फॉर्म दिए गए। एक फॉर्म दिया गया है एफएलपी, यानी अगर कोई टेस्ट सॉल्व करनी है उसके लिए आपको वहाँ पर बताना है, ठीक है वो। और दूसरा डाउट फॉर्म दिया गया है। डाउट फॉर्म इसलिए होता है ताकि अगर कोई किसी स्टूडेंट को क्यूरी है एमटीगेट से रिलेटेड, या अगर कोई हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहता है, या हमारे सेशन के अंदर इनरोल होना चाहता है, या कोई टाइम मैनेजमेंट या कोई भी एमडीके से रिलेटेड कोई डाउट है, तो वो वहाँ पर शेयर कर सकता है। थर्ड आपके पास फॉर्म दिया गया है आई थिंक एफएलपी का, जो हाफ सिलेबस टेस्ट थी, ठीक है, वो जो बच्चे सॉल्व करना चाहते हैं, आई थिंक 2 हाफ सिलेबस टेस्ट हैं बस। अगर वो आप उनमें से आप कोई भी एक करना चाहें या दोनों करना चाहें, तो यू शुड सबमिट द फॉर्म एंड आपको ईमेल सेंड की जाएगी फ्रॉम द टीम टू सॉल्व द पेपर। ठीक है, सो यही था सब कुछ आज के एपिसोड के लिए। इंशाल्लाह फिर कल हम अगेन न्यू एपिसोड के साथ आएंगे। और आपको बता दूं कि इस चैनल के ऊपर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड आने वाले हैं। तो काइंडली बी कनेक्टेड विद दिस चैनल एंड शेयर विद अदर MDK experience as well. Wishing you very best of luck. Allah Hafiz. Thank you so much.